और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खास मुलाकात की। जी हां, चेन्नई में चीनी सदर शी जिनपिंग से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों लीडरान दहशतगर्दी, सलामती और तिजारती अदम तवाज़ुन पर बातचीत करेंगे। साथ ही सरहदी मसले के हल के लिए खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात पर भी गौर खौज किया जाएगा। और चीनी सदर के दौरे के पेश नज़र तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहां तैनात किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा स्कूली तलबा के जरिए चीनी सदर का खैर मकदम किया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इंडो पैसिफिक दहशतगर्दी मामले पर दोनों मुमालिक संजीदा हैं। और इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। हज 2020 के लिए दिल्ली में भी ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरे जा रहे हैं। दिल्ली हज हाउस में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छे इंतजामात हैं। यहाँ फॉर्म दाखिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके अपलोड करने के साथ साथ दिल्ली हुकूमत के महकमा सेहत के डॉक्टर्स की एक टीम भी मौजूद है। ये हमारा ई सहूलियात पर मुश्तमिल जो हज फॉर्म भरने का सेंटर हमने कायम किया है वो कल यानी कि 10 अक्टूबर से काम करना शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह अगले माह की यानी कि नवंबर की 10 तारीख तक ये काम करता रहेगा। और अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया और हुकूमत हिंद की तरफ से तारीख़ में इजाफे का बढ़ाने का ऐलान नहीं होता है तो 10 नवंबर तक ये मरकज़ काम करेगा। और अभी तक तकरीबन 40 फॉर्म जमा हो सके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले दिनों से इसमें मज़ीद से मज़ीद तेज़ी आएगी। और हम दिल्ली के तमाम जो मसाजिद हैं उनके आइम्मा से भी हमने दरख्वास्त की है और उनको एक ऐलाननामा भेजा है। बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ पे बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देना। और हमें तो बचपन से ही थी, वैसे तो मैं एकदम वही आता आपके अपनी वाइफ को ले जाने का इरादा है। बनने की खूबी तमन्ना सब तो कभी हो जाए तो जल्दी जल्दी हो जाए। पिछली बार आए थे हम तो डेट निकल गई थी, 21 तारीख में आए थे, 19 तारीख में डेट नहीं ख़त्म हो गई, 19 दिसंबर को मुझे तो पासपोर्ट में थोड़ा देर हो गई थी। 21 तारीख में मिला था मेरे को पासपोर्ट दिसंबर की। मैं जब ये आया तो ये बोले कि टाइम तो ख़त्म हो गया, अब तो अगले साल भरिए। अयोध्या मामला अब फैसला कुन दौर में है। पूरे मुल्क को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। वीएचपी तर्जुमान विनोद बंसल से न्यूज़ 18 ने इस बारे में खास बातचीत की है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अंतिम दौर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, सुनवाई अब लगभग अंतिम दौर में है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं 17 अक्टूबर तक अपनी सुनवाई सारे पक्षों को पूरी करनी है। तकरीबन 1 महीने में वो अपना फैसला लेने में वक्त लगाएंगे। अब किस तरह देखते हैं इस पूरे अब मामले को जाते हुए? देखिए, मुझे लगता है मामला अब निर्णायक दौर पर है और पूरा विश्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि कब निर्णय आएगा। हालांकि जो लोग अब कहते हैं कि भाई मंदिर भव्य बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं तारीख बता दी है और देश को पूरा आश्वस्त है देश कि 17 नवंबर तक फैसला आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सैकड़ों साल से मामला न्यायालय में रहा, विवाद का विषय बना रहा। अब फैसले से सिर्फ अगर कहें तो 1 महीने दूर, क्योंकि सुनवाई 17 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी और फैसला तकरीबन 17 नवंबर तक आने की सबको उम्मीद है। तो फैसले सिर्फ 1 महीने पूर्व अगर ऐसा मामला अगर निकल के आता है तो क्या लगता है कि इससे कुछ बात आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि या फिर तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको देखा जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मुस्लिम समुदाय में कोई किसी की बात नहीं मानता, ये सब जानते हैं इस बात को। अगर कोई कह देगा तो दूसरे दिन उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, ये बात भी उनकी मजबूरी है। और इसीलिए और तभी तो मध्यस्थता आज तक सफल नहीं हुई कि मध्यस्थता करें तो किसके लिए करें, किससे करें और किस बात पर करें। भाई, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, ये दुनिया जानती है। अयोध्या में वहाँ पर मंदिर था, ये भी मानते हैं। 30 सितंबर 2010 के अलावा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी इस बात को कहता है कि भाई यहाँ जहाँ आज मंदिर रामलला विराजमान है वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। एक और बात कोर्ट ने कही कि भाई ये जो ढांचा था वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था, जिसको कि एक बड़े भव्य मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से बनाया गया था। ये सब चीज़ें मानी सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा तो नहीं कही थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पेनिट्रेशन राडार टेक्निक जो कनाडा के विशेषज्ञ आए थे, उन सब को लेकर के और बाकी अनेक जो है 60 साल की कानून लड़ाई के बाद में वो वर्डिक्ट आया था। राष्ट्र मंदिर के लिए
अब बाकी बातें छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय का, अब देखिए सुनवाई में मुझे लगा 3-4 दिन की सुनवाई बची है बस। अब तो 17 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, वो कुल वर्किंग डेज 3-4-5 रह गए हैं बस। उन 3-4-5 वर्किंग डेज में जो कुछ उन्होंने कहना है पक्षकार कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपना डिसीजन देगा और 17 नवंबर तक फैसला आएगा। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है जल्दी से जल्द मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल जी का। कैमरा पर्सन फिराद के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। साबिक मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव दिल्ली में मिला हुआ अपना सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। बंगले के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इत्तलात के मुताबिक ये तामीर गैर कानूनी तरीके से की गई थी। हमारे नुमाइंदे अमितेश ने यहाँ का जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली में 11A बलवंत राय मेहता लेन, जो कि पप्पू यादव मधेपुरा के पूर्व सांसद का मकान हुआ करता था, सरकारी फ्लैट, जहां पर पप्पू यादव रहा करते थे पिछले 5 सालों से जब यहां पर सांसद रहे हैं। तो पप्पू यादव की तरफ से यह मकान खाली किया जा रहा है। हालांकि अभी हैंड ओवर उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन मकान खाली करते वक्त जब सांसद नहीं रहे उसके बाद उन्हें मकान खाली करना होगा, उस नाते मकान खाली कर रहे हैं। तो कई जगह यहाँ पर जो पहले से कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़ा गया है, जिसको लेकर राजनीति काफी इस पर चरम पर है। इस पर कई आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर उनका मेन आशियाना था, जो रिहायशी इलाका था, वो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी टूटा नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। चाहे वहाँ पर खिड़की की बात करें या फिर जो दरवाजे की बात करें, सब कुछ सही सलामत है, सही अवस्था में है। लेकिन बगल में जो तमाम और कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे उसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। देख सकते हैं आप जो सामने जो इलाका है, यहाँ ये इस एरिया में, यहाँ पर जो उनके स्टाफ बैठते थे और ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, जो टाइल्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, गायब हैं। इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं, क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर पप्पू यादव ने सरकारी जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा है। इसको लेकर के तमाम बातें हो रही थी, लेकिन इस पर सफाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CPWD के चीफ इंजीनियर, जो इस इलाके में पप्पू यादव के इस जो पुराना मकान था 11A बलवंत राय मेहता लेन, उसको लेकर के जो जिनके पास जिम्मा है उनसे सीधे बात करें, उज्जवल कुमार जी से। उज्जवल जी, ये बताइए, जो ये कंस्ट्रक्शन जो था जिसमें तोड़ फोड़ देखने को मिल रही है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जिसका कंस्ट्रक्शन खुद अलॉटी नहीं कराया है। इसमें ये गवर्नमेंट का नहीं है, और गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ पर प्रेमाइसेस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो एज इट इज़ है, वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। क्योंकि इसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से आई थी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है और तमाम चीज़ें यहाँ से गायब हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारी हैं, और इसको लेकर के पप्पू यादव इसको शायद उन्होंने जो तोड़वाया है, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। नहीं, ये हमारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा हुआ है, इसमें उनका इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है। तो इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ा जा सकता है। तोड़ के जाते, ये नहीं तोड़ेंगे तो बाद में हमारे पास जब ये खाली कर देते तो हम तोड़ देते इसको। तो तोड़ना हमारा तो था ही है। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का है कि जब भी कोई मकान खाली होता है दूसरे अलॉटमेंट के पहले हमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सारे तोड़ने हैं। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं महाबलीपुरम, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग और PM नरेंद्र मोदी तारीखी मुकामात का दौरा करेंगे। Relations between India and China go back at least 2000 years. The Tamil and Chinese interaction is at least 13 centuries old. So it is quite easy to imagine travelers coming here to admire these very sites, to wonder at these structures in the ancient times, just as we admire them today. Perhaps Hyun Tsang, who was here during the Pallava period, did walk here with his friends and admire the sheer beauty of these structures. These beautiful structures have been left unfinished. No one really knows why. Li Bao has said, "No one understands now those who could hear a song this deeply vanished long ago."
The first records of contact between China and India were written during the 2nd century BC. Buddhism was transmitted from India to China in the 1st century AD. Trade relations via the Silk Road acted as economic contact between the two regions. There is a 1,000-year-old history between Chuanzhou and Tamil Nadu. Tamil traders lived there during the Song and Yuan dynasties and built temples there. The most famous being the Chedian temple, which has a beautiful deity which is called by a different name in China. But archaeologists believe that the style of that deity is exactly similar to the kind of work that was being done at the same time in India. In the 1930s, dozens of stones showing perfectly rendered images of the god Narasimha, the man-lion avatar of Vishnu, were unearthed in Chuanzhou. Chanakya, in circa 350 BC, who was the prime minister of the Mauryan Empire, refers to Chinese silk as Chinam Sukha, or the Chinese silk dress, and Chinapatta for the Chinese silk bundle in his Arthashastra. In the records of the grand historian Zhang Qian, तो चीनी सदर शी जिनपिंग हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के मुख्तलिफ रंगों से लुत्फ अंदोज होते हुए लगातार इस अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली परवाज रवाना हुई। पहली परवाज गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुई। हिंडन एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां लोगों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। 8 मार्च 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था। हिंडन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को दी गई है। पिथौरागढ़ से हिंडन फ्लाइट पहुंच चुकी है। हमारे साथ पैसेंजर मौजूद हैं जो इस फ्लाइट में सफर करके आए, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया रहा मैम। कब फ्लाइट बुक करवाई थी? हमने 4-5 दिन पहले कराई थी। अच्छा, तो अभी जब सीएम ने आप लोगों को सम्मानित किया तो कैसा लगा कि एक अच्छा सफर 15 घंटे में, अब 1 घंटे में हुआ? हाँ, बहुत अच्छा था सफर। सर, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। पहले हम पिथौरागढ़ से आते थे, 18 से 20 घंटा लगता था, अब मात्र 1 घंटे में पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया लगा। तो आपको लगता है कि इस तरीके की और भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए? बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से 22 सीटर या 45 सीटर विमान शुरू हो तो और बढ़िया है, क्योंकि वहाँ से अधिकतर व्यापारी दिल्ली खरीदारी के लिए भी आते हैं और घूमने वाले भी आते हैं। तो बहुत बढ़िया, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अभी सीएम ने आप लोगों को, जब आप लोगों से मिले, आप लोगों को बताया, तो कैसे अनुभव था? बहुत बढ़िया मैसेज हुआ। और कुछ होना चाहिए सही से? और मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर 22 सीटर या 45 सीटर विमान शुरू हो जाए तो और बढ़िया है। और भी पैसेंजर्स 26 तक बुकिंग है वहाँ, तो कई लोग मतलब अपने वो इंतजार करें कि कब हमको बुकिंग मिले और हम दिल्ली के लिए आए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पैसेंजर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी फ्लाइट में अभी सफ़र करके यहाँ दिल्ली पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कैसे एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे, जहाँ में मैम 20 घंटे कम से कम लग जाते थे पिथौरागढ़ से यहाँ पे पहुँचने में। अब शायद हम 45 मिनट में पहुँच जा रहे हैं। बस काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। ये सरकार की पहल आपको अच्छी लगी? लगा है कि इस तरीके की कुछ और भी चीज़ें शुरू होनी चाहिए, छोटी छोटी फ्लाइट? जी बिल्कुल होनी चाहिए फ्लाइट। एक ये है कि थोड़ा सा ना इनको अपना प्लेन बढ़ा देना चाहिए। जैसे 9 सीटर है, कम से कम 20 सीटर और 40 तो उनको करना ही चाहिए कम से कम, जिससे ज़्यादा लोग सफर कर सकें। हाँ जी। तो सुना आपने, यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इसमें जो कुछ अगर सीटें कुछ और बढ़ा दी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 9 लोग सफ़र कर पाते हैं, जिससे जो वेटिंग है वो काफ़ी लंबी है। तो उनका कहना है कि अगर फ्लाइट
की संख्या बढ़ा दी जाए और सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो लोगों को और ज़्यादा फायदा होगा। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद का डीएम ऑफिस एक ऐसा ऑफिस बन चुका है जहां पर गंदगी का नामो निशान तक नहीं, और इसकी वजह भी बहुत अलग है। ऑफिस की सफाई करने वाले कोई और नहीं, खुद यहां के ओहदेदार ही हैं। यहां एडीएम, एसडीएम और तमाम मुलाजमीन ऑफिस में रोजाना बाकायदा झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छ मिशन का इन लोगों पर ऐसा असर हुआ कि इन लोगों ने खुद ही इस ऑफिस की सफाई शुरू कर दी, और इनका कहना भी यही है कि किसी भी मुहिम की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। जैसे डीएम साहब अपना सफाई करते हैं, साफ सुथराई करते हैं, हम सब लोग भी, मैं भी और हमारे कर्मचारी तमाम कलेक्ट्रेट के सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं अपने अपने कार्यालय की, और कोशिश करते हैं कि बाहर तक की भी सफाई की जाए, करें और करते भी। इससे मीडिया पब्लिक में भी बहुत अच्छा संदेश पहुँचता है और पब्लिक जो है ना इससे प्रेरित होती है, पब्लिक इससे आकर खुश होती है और हमारे काम को सराहती है और देखती है। फोर्ब्स इंडिया की अमीर तरीन सनतकारों की ताज़ा लिस्ट में मुकेश अंबानी सरफहरिस्त हैं। मुसलसल 12 बरसों से मुकेश अंबानी पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। इक्तिसादी सुस्त रवी के दरमियान जियो की शानदार कारकर्दगी से मुकेश अंबानी की मजमूई आमदनी में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेहतरी दर्ज की गई है, और उनकी मजमूई दौलत 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। टेलीकॉम सेक्टर में 3 साल के कलील अरसे में जियो की वजह से इनकलाबी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महाबलीपुरम। Shrines remind me of the words of Li Po. You ask me why I make my home in the mountain forest, and I smile and I'm silent, and even my soul remains quiet. It lives in the other world, which no one owns. You ask me why I dwell amidst these jade green hills. I smile. No words can tell the stillness in my heart. I live in the other world, one that lies beyond the human.